गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 11 पार्ट 6। आज हम जानेंगे चक्रवात के बारे में कि चक्रवात होता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां होती क्या है। वायुमंडलीय परिसंचरण में हमने देखा कि वायु किस तरीके से गति करती है और किस तरीके से मौसम में बदलाव करती है, टेम्परेचर और आर्द्रता को प्रभावित करती है। अब आता है हमारा चक्रवात। चक्रवात से हमारा क्या तात्पर्य है। चक्रवात अंग्रेजी भाषा के साइक्लोन शब्द का रूपांतरित हिंदी रूपांतरित शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि मध्य में जिसके वायुदाब कम होता है और बाहर की ओर जब आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं तो इसमें वायुदाब अधिक होता है। कहने का भाव यह है कि चक्रवात वायु की वह राशि है जिसके मध्य में न्यून वायुदाब, न्यून पद होता है, कम वायुदाब होता है, तथा बाहर की ओर वायुदाब अधिक या बढ़ता जाता है। कहने का भाव यह है कि जो वायुदाब होता है वो मध्य में तो न्यून होता है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे बाहर की ओर जब आएगा तो इसका जो वायुदाब है वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से यानी मध्य में से न्यून है, वायुदाब यानी कम है, और जैसे जैसे ऊपर हम देखेंगे बाहर की ओर जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे इसका वायुदाब बढ़ता जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अगर हम चक्रवात के, ये तो था हमारा मीनिंग, लेकिन डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो टी.ए. ब्लेयर के अनुसार एक या अधिक संभार रेखाओं से घिरे हुए न्यून दाब केंद्र को चक्रवात कहा जाता है। यानी एक या एक से अधिक न्यून भार के वायुदाब से घिरे समरेखाओं को, समान रेखाओं को चक्रवात कहा जाता है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन। उत्पत्ति या पवन वेग तथा तापीय दशाओं आदि के आधार पर चक्रवातों को दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कहने का मतलब है, एक तो होता है शीत में, यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहां पर चक्रवात बनते हैं, और एक होता है उष्ण, यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसका क्या अर्थ होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशों में होता है। यानी कहाँ पर होता है शीतोष्ण, मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश का तो होता है जो हमारी पृथ्वी है उसके जो मध्य अक्षांश है, मध्य रेखा के कर्क रेखा और अटलांटिक रेखा, मकर रेखा और आर्टिक रेखा के मध्य, इसके मध्य होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इज दैट क्लियर। इसके बाद आता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से जे बर्कमीज द्वारा प्रतिपादित ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो भिन्न भिन्न तापों तथा आर्द्रता वाली वायुराशियों के विपरीत दिशाओं में आकर मिलने से होता है। ध्रुवीय वातावरण मुख्यतः तीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एल्यूशियन द्वीप समूह के निकट, आइसलैंड के निकट, भूमध्य सागर के निकट। यानी कहने का भाव यह है जहां पर अलग अलग वायु राशियां आकर मिलती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यदि यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है तो यहाँ पर आपका उष्ण है, और यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है तो यहाँ पर आपका शीत है। तो जहां पर वातावरण एक वायु राशि जो दूसरी वायु राशि के साथ मिलती है उसके मध्य तल को हम वातावरण कहते हैं, और जब ये दोनों मिलती है तो अलग अलग वायु राशियां मिल रही है तो हमारा क्या चक्रवात
उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास की अवस्था। बर्कनीज ने चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर समापन तक के जीवन चक्र को निम्नलिखित 6 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था में उत्तर से आने वाली शीत एवं शुष्क वायु तथा दक्षिण से आने वाली उष्ण एवं आर्द्र वायु एक दूसरे के समीप आ गई है। जैसे उत्तर से ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ आ गया। तो जब नॉर्थ से वायु केंद्र की ओर आती है और साउथ से केंद्र की ओर आती है, तब ये दोनों अलग अलग वायु राशियां होती है। ये गर्म वायु राशि होती है, ये ठंडी होती है। जब ये एक दूसरे के साथ मिलती है तो हमारी वायु राशियां एक दूसरे के साथ मिलती है तो चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसी चक्रवात को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये हमारी पहली अवस्था है जब वायु राशियां मिलने की प्रोसेस करती हैं। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में गर्म वायु राशि वातावरण को धकेल कर ठंडी वायु राशि में घुसने का प्रयास करती है। इसे वातावरण एक तरंग का रूप धारण करने लगता है। एक तरंग का मतलब हो गया कि लहरें उठना या एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करना। तीसरी अवस्था, यह चक्रवात की प्रौढ़ावस्था का आरंभ है। इसमें शीतल वायु तेजी से नीचे उतरती है और उष्ण वायु को परे धकेलती है। कहने का भाव क्या है कि जब सीधा प्रकाश पड़ता है तो वहां पर शीतल वायु अंदर की ओर घुसने की कोशिश करती है और जो गर्म वायु होती है उसको धकेलने की कोशिश करती है। इस तरीके से जो हमारा मध्य होता है वहां पर न्यून वायु दाब होता है और जो हमारे ऊपरी भाग होता है वहां पर वायु दाब बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आता है पांचवी अवस्था। यह चक्रवात के समाप्त होने की पहली अवस्था है। शीतल वायु उष्ण वायु को तब तक ऊपर धकेलती रहती है जब तक उसका भूपृष्ठ से संपर्क नहीं टूट जाता। छठी अवस्था, इस अंतिम अवस्था में चक्रवात समाप्त हो जाता है। शीतल वायु राशि भूपृष्ठ पर बहने लगती है तथा उष्ण वायु राशि उसके ऊपर आ जाती है। आकार तथा विस्तार, अगर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो इसका आकार कितना होता है और इसका विस्तार कितना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की रूपरेखा अनियमित होती है। अधिकांश विकसित चक्रवात अंडाकार होते हैं जिसकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दुगनी होती है। जो लंबाई होती है उसकी चौड़ाई से दुगनी होती है। कहने का भाव यह है कि जो शीतोष्ण होता है उसकी जो चौड़ाई होती है उसकी लंबाई से दुगनी होती है। यानी अगर इसका केंद्र चौड़ाई से लंबाई दुगनी होती है। पवनों का वेग तथा प्रभाव, इन चक्रवातों में समदाब रेखाओं की संख्या कम होती है। वे एक दूसरे से दूर दूर विस्तृत होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में दाब प्रवणता तथा वेग दोनों कम होते हैं। मौसम, चक्रवात के आते ही तापमान बढ़ने और वायुमंडल घटने लगता है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभाव मंडल बन जाते हैं। पवन की दिशा बदल जाती है और उसका वेग बढ़ जाता है। मुख्य क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में निम्नलिखित क्षेत्रों में चलते हैं। उत्तरी अंध महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर व चीन सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कहने का भाव यह है
कि जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत यानी सीधा पड़ता है वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक है। विस्तृत समुद्री क्षेत्र जिसके तल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती रहे, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना। यानी ये मुख्य तत्व हैं जिनके कारण हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। आकार तथा विस्तार उष्णकटिबंधीय चक्रवात वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। इनके भीतरी न्यूनतम और बाहरी अधिकतम वायुदाब में प्रवाह प्राय 55-60 मिलीबार का अंतर होता है। यानी ज्यादा अंतर नहीं होता, ये एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं, केंद्र और बाह्य। ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे इसका वायुदाब भी बढ़ता जाता है। इसके बाद है पवनों का वेग। अधिक दाब प्रवणता के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाता है। मौसम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समीप आने पर वायु शांत हो जाती है और क्षैतिज की ओर प्रक्षापसारी में दिखाई देने लगते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास जो बादल होते हैं वो अधिक हो जाते हैं और प्रक्षाप में वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद आता है मार्ग तथा प्रभाव क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा विभिन्न अक्षांशों में भिन्न भिन्न होती है। इन चक्रवातों का प्रभाव निम्न क्षेत्र पर विशेष रूप से होता है, जैसे कैरेबियन सागर, चीन सागर और हिंद महासागर। चीन सागर का दक्षिणी भाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन जो इसका उत्तरी भाग है चीन सागर का वो शीतोष्ण चक्रवातों कटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। कैरेबियन सागर यहाँ से चक्रवात जून से अक्टूबर तक 4-5 बार उठते हैं। यहाँ इन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि हरिकेन किस चक्रवात को कहा जाता है। कैरेबियन सागर में उठने वाले चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। चीन सागर इन क्षेत्र में ये चक्रवात जून से अक्टूबर तक 25-30 बार उठते हैं। यहाँ इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, टाइफून से आप क्या समझते हैं। तो चीन में 25 से 30 बार उठने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर से वर्ष में 2-3 बार उठने वाले ये चक्रवात भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट के अतिरिक्त अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को भी प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर इस लेसन में कोई भी टॉपिक आपको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे फोन पे या कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो बनाकर भी बता सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।